नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज लास्ट कंसेप्ट हम जानेंगे किस्त इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज रहती है एग्ज़ाम में। कंप्लीट कंसेप्ट इसका जानेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है पहला कि कोई राशि है 6300 रुपये की 10% की दर से 2 वर्ष का उसका जो देय ऋण बन जाएगा वो 7623 रुपये बन जाएगा। हमें पूछा गया है कि 2 बराबर किस्त बताइए वार्षिक। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि देय ऋण भी लिख दिया, वस्तु का मूल्य भी लिख दिया, इस तरीके से एक ऐसा क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से इसमें है 2 क्वेश्चन हैं। जैसे डिटेल से मैं समझाता हूँ। कोई वस्तु है, मान लेते हैं राशि है 6300 रुपये या किसी वस्तु का मूल्य है। कोई वस्तु आपने खरीदी है, वो कितने रुपए की है? 6300 रुपये की है। अगर आज उसका पेमेंट आप करोगे तो 6300 रुपये पे कर दोगे। मान लेते हैं कि आपने 2 वर्ष के बाद उसकी पेमेंट की। अगर 2 वर्ष के बाद 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से आप पे करोगे तो वो ब्याज बनकर हो कितना जाएगा? 7623 रुपये हो जाएगा। यानी अगर आज पे करते हो तो वस्तु 6300 रुपये की है। 2 वर्ष के बाद अगर आओगे तो वो चक्रवर्ती ब्याज से कितनी हो जाएगी? 7623 रुपये हो जाएगी। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं, हम अमाउंट को, मिश्र धन को देय ऋण कहते हैं और वस्तु का मूल्य प्रिंसिपल क्या है? ये है। अब बात ये आती है कि एग्जाम में या तो आपको ये 3 देकर क्वेश्चन पूछ लेगा, यानी वस्तु का मूल्य दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा और किस्त पूछ लेगा। किस्त हमेशा क्या होती है? वार्षिक। बराबर किस्त पर क्वेश्चन पूछेगा, बराबर किस्त बताओ 2। तो ये 3 चीज़ें दे देगा, राशि, दर और समय, और फिर आपसे किस्त पूछ लेगा। या सेम क्वेश्चन में ये 3 दे देगा, दर दे देगा, टाइम दे देगा और देय ऋण दे देगा और फिर आपसे किस्त पूछ लेगा। तो क्वेश्चन सेम है, किस्त वही आएगी, पर उसके पूछने के 2 तरीके होंगे। वो डिपेंड करेगा कि वो दर और समय के साथ वस्तु का मूल्य दे रहा है या उसका देय ऋण दे रखा है। तो दोनों को अगर मैं देय ऋण पे सॉल्व करूंगा तो अलग तरीका रहेगा, मूल्य पर सॉल्व करूंगा तो अलग तरीका रहेगा। दोनों तरीकों को समझते हैं पहले बारी बारी से। पहले इस पर आते हैं कि मान लेते हैं कि हमें राशि दे रखी है, मूल्य दे रखा है। उस टाइप में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो 10% दर है, उसकी फ्रैक्शन क्या है? 1/10। यानी मूल्य अगर 10 है तो उसको जो चुकाना होगा, जो किस्त होगी, उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, वो कितना होगा? 11। या हम कह सकते हैं जो चुकाया जाएगा, मिश्र धन होगा, वो कितना होगा? 11। यानी 1 वर्ष की अगर हम बात करें तो 10 रुपये का हमें कितना चुकाना पड़ेगा? 11 चुकाना पड़ेगा। समय कितना है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के केस में क्या हो जाता है? स्केयर हो जाता है। तो दूसरे वर्ष हम कहेंगे 10⁻2 100 है, तो हमें चुकाना जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? 121 चुकाना पड़ेगा। यानी पहले वर्ष 10 का 11 चुकाना पड़ेगा, दूसरे वर्ष 100 का 121 चुकाना पड़ेगा। पर किस्त क्या है? बराबर है। तो इसका यूनिट हमें बराबर करना होगा। यहाँ किस्त 11 है, यहाँ 121। बराबर करने के लिए इसको 11 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गया? 121। और इधर भी 11 से गुणा कर दिया, क्या हो गया? 110। तो पहले वर्ष भी 121 यूनिट हम किस्त चुकाएंगे, दूसरे वर्ष भी 121 यूनिट हम किस्त चुकाएंगे। टोटल जो राशि हमारे पास हो गई 100 और 110 कितना हो गया? 210। टोटल मूलधन, टोटल राशि 210 यूनिट है, जिसकी 2 बराबर किस्त की यूनिट क्या है? 121 और 121। तो टोटल राशि हमारे पास है कितनी? 6300 रुपये है। 6300 रुपये राशि किसके बराबर है? 210। और किस्त पूछी गई है, किस्त का यूनिट कितना है? 121। तो 0 से 0 कैंसिल, 21 तिया 63, 1 0 3। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 3 6 और 3। आंसर कितना आ गया? 3630। 3630 रुपये किस्त है जो 2 वर्षों में बारी बारी से 3630 पहले वर्ष और 3630 दूसरे वर्ष चुकाई जाएगी। अगर 3 वर्ष होते तो तीसरे में यहाँ पावर 3 हो जाती और फिर वही किस्त का यूनिट बराबर करते और आंसर हम फाइंड करते। अब बात ये आती है कि अगर देय ऋण, यानी ये 3 चीज़ देकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, फिर तरीका क्या रहेगा? तो जो मैंने साधारण ब्याज में आपको कंसेप्ट डिटेल से समझाया था कि देय ऋण के केस में हम एक्चुअल में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ब्याज बचा लेते हैं। जैसे एक बार और डिटेल से समझाता हूँ।
वस्तु कितने रुपए की थी? 6300 रुपए की। आज अगर वस्तु खरीदते ही मैं रुपए चुकाऊंगा तो कितने चुका दूंगा? 6300। आज मैं नहीं चुकाता हूँ और मैं 2 वर्ष के बाद सीधा डायरेक्ट आकर पूछता हूँ तो मुझे रुपए कितने चुकाने पड़ेंगे? ये ना तो मैंने स्टार्टिंग में पैसे चुकाए, ना ही मैं लास्ट में पैसे चुकाना चाहता हूँ। मैं पहले वर्ष भी कुछ चुका देता हूँ, दूसरे वर्ष भी कुछ चुका देता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पहले वर्ष रुपए चुकाऊंगा उस पर आगे का ब्याज बच जाएगा। यानी वैसे तो 6300 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज लग गया, पर अगर मैंने कुछ किस्त पहले वर्ष चुका दी तो जितनी राशि मैं चुका चुका हूँ उस पर ब्याज आगे नहीं लगेगा। इसलिए मुझे 7623 से कुछ कम ही देने पड़ेंगे। और यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि 3630 रुपये है, तो इससे टोटल कितने हो गए? 7260 रुपये आपने चुकाए। यानी शुरुआत में चुकाते तो 6300, बाद में चुकाते तो 7623, पर हर 2 वर्ष बारी बारी से चुकाए तो आपको रुपए कितने चुकाने पड़े? 7260। यानी इससे आपने कुछ न कुछ रुपए बचा लिए और वही देय ऋण के कंसेप्ट पे काम करता है। जैसे साधारण ब्याज में किया था उसी तरीके से मैं किस्त का यूनिट मान लूँगा कुछ भी। मैंने यूनिट मान लिया कितना? 100। यानी पहले वर्ष भी मैंने 100 यूनिट चुकाया और दूसरे वर्ष भी मैंने 100 यूनिट चुकाया। मैंने टोटल कितना चुका दिया? 200 यूनिट चुका दिया। पर जो मैंने पहले वर्ष 100 यूनिट चुकाया उस पर मैंने दूसरे वर्ष लगने वाला ब्याज बचा लिया। तो 100 यूनिट पर रेट हमारे पास 10% है, उसके हिसाब से 10 यूनिट मैंने बचा लिया। यानी ये मैंने क्या किया है? अदा किया है। और ये मैंने क्या कर लिया? बचा लिया। बचाया किससे है? इसका मतलब मुझे 200 टोटल 10 क्या करना था? पे करना था। क्लियर? 210 पे करना था, यानी मुझे 7623 पे करना था, पर मैंने पे कितना किया? 7260। यानी मैंने कुछ ना कुछ बचा लिया था। तो वहीं मुझे पे तो 210 यूनिट करना था, जो किसके बराबर है? देय ऋण के। यानी ये देय ऋण है, ये देय ऋण के बराबर है। मुझे 210 पे करना था पर मैंने 10 बचा लिया, 200 ही पे किया। और प्रत्येक वर्ष मैंने कितना पे किया है? 100 यूनिट। यानी 7623 ये किसकी वैल्यू है? 210 की। और मैंने किस्त कितनी मानी है? 100 की इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो किस पर सोल्व होगा वो देख लेते हैं। 3 पर 21 तिया 63, कितना बच गया? 13। 21 छिका 126, कितना बच गया? 6। और 21 तिया 63, एक ज़ीरो ये है। तो आंसर कितना आ गया? 3630 रुपये। अरे एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को पूछने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपको राशि, दर और टाइम देकर पूछ सकता है, तब भी आंसर वही किस्त आई 3630। दूसरा तरीका दर, टाइम और देय ऋण देकर पूछ सकता है, तब भी आंसर आया 3630। ये अलग तरीका रहेगा सॉल्व करने का, ये अलग तरीका रहेगा सॉल्व करने का। जनरली नोट्स में कहीं भी आपको एक ही तरीका मिलेगा, आपको कोई भी इस तरीके से बहुत कम, रेयर ही एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि ये अभी कम आता है क्वेश्चन। जनरल जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही कम पूछा जाता है, पर अगर जब पूछा गया तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप वो तरीका लगाते रहोगे और उससे आंसर नहीं आएगा। तो इससे रिलेटेड 3 वर्ष पर भी हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं और 5-6 एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओ। यहाँ आपको त्रैमासिक और अर्धवार्षिक दर भी दे सकता है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष के ऊपर की एक मोबाइल है जो 11,375 रुपये का है 20% की दर से। 3 वर्ष का जो उसका देय ऋण है वो 19,656 रुपये है। किस्त बताइए। मैंने फिर सेम कंसेप्ट उठा लिया है दोनों तरीक़ों से, यानी एक इससे 2 क्वेश्चन बन गए। या तो ये आ जाएगा, यानी वस्तु की कीमत, रेट और टाइम दे देगा, या देय ऋण, टाइम और रेट देकर आपसे क्या पूछा जा सकता है? किस्त। यानी इससे फिर हम दोनों तरीके समझते हैं, उसके बाद आगे के हम 3 से 4 क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले हम चलते हैं कि अगर वस्तु का मूल्य दे रखा हो तब क्या करना होता है। तो उस केस में 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5। तब राशि, मूलधन, वस्तु की कीमत अगर 5 है तो किस्त उसे कितनी चुकानी पड़ेगी? 6। कब? पहले वर्ष। दूसरे वर्ष अगर ये 25 है तो चुकाना कितना पड़ेगा? 36। तीसरे वर्ष
125 है तो चुकाना कितना पड़ेगा 216, यानी इनकी पावर ये 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए। किस्त क्या चुकानी होती है? बराबर। बराबर के लिए हमें इस यूनिट को बराबर करना पड़ेगा, तो 216, इसे भी 216 बनाएंगे, इसे भी 216। तो इसे 216 बनाने के लिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी और इसे गुणा करनी पड़ेगी 36 से। 36 से 6 की गुणा हो गई 216, ये भी 216 हो गया और ये भी 216। अगर इधर 6 से गुणा हुई है तो इस साइड भी 6 से गुणा हो जाएगी, क्या आ जाएगा 150। इधर अगर 36 से गुणा हुई है तो इस साइड भी 36 से गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू 180। तो हम कहेंगे 180 और 150 330, 330 और 125 455। टोटल वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 455 यूनिट आ गई। हम फिर से काउंट कर लेते हैं इसको, 150 और 180, 330 और ये 125, 455 यूनिट टोटल हमारे पास राशि है। और किस्त कितनी है 216। तो 11,375 ये किसके बराबर है 455 के, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 216 की चाहिए। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेंगे, काउंट कर लेंगे कि कितने पर कटेगा। तो हम 45 का टेबल अलग पढ़ सकते हैं, 5 का टेबल अलग पढ़ सकते हैं। तो 45 दूना 90, यहाँ से वैल्यू बच गई वो 23 बच गई, और 5 दूना 10, 5 दूना 10 करेंगे तो 227 वैल्यू बच गई। आगे 45 पाँजा देखते ही पता लग रहा है, 45 पाँजा 225 होता है 2, और 5 5 कितना होता है 25। ये वैल्यू 25 से सोल्व हो गई। 25 की गुणा 216 से करेंगे तो 25 छिका 150, 15 हासिल आएगी। 25 और 15 40, 4 हासिल आएगी। 25 दूना 50 और 4 54, यानी जो किस्त हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई 5400। फिर से इसे यूनिट बनाना था, टोटल राशि का यूनिट का भाग दे देंगे और किस्त के यूनिट की हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन देय ऋण देकर ये पूछ लेता तो आंसर यही आएगा 5400, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, या तो मोबाइल का आपको कीमत दे देगा या 3 वर्ष के बाद जो चुकाना है वो मिश्र धन दे देगा। देय ऋण का मतलब हो गया कि 3 वर्ष के बाद जो टोटल चुकाना है वो देय ऋण है, अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। तो ये देकर अगर पूछेगा तो उस केस में हमने क्या तरीका करना होता है, इसकी फ्रैक्शन क्या है 1/5। तो किस्त का यूनिट मानना है। देखो हर बार हम 100 नहीं मान सकते, हर बार हम 100 नहीं मान सकते, क्योंकि पिछला क्वेश्चन था वहाँ 10% था, इसलिए मैंने 100 यूनिट मान लिया। इसलिए आप कभी भी अगर 3 वर्ष है तो जो फ्रैक्शन आई है उसका अगर 3 वर्ष है तो पावर 2 कर दो, 2 वर्ष है तो उसी को यूनिट मान लो। तो किस्त मैंने मान ली 25 यूनिट, तो पहले वर्ष भी मैं 25 यूनिट चुकाऊंगा, दूसरे वर्ष भी 25 यूनिट चुकाऊंगा और तीसरे वर्ष भी 25 यूनिट चुकाऊंगा। अब हमें पता है कि 1/5 वो बचाएगा, तो जो पहले वर्ष चुका दिया उस पर 1/5 क्या हो गया 5, और यहाँ 5 ये बच गया, और इस पर 1/5 यहाँ बच जाएगा, और इस पर 1/5 एक यहाँ बचत हो जाएगी। यानी 25 दिया 75 उसने चुकाया है, और 15 और 1 16 की उसने क्या कर ली बचत कर ली। 75 और 16 जोड़ेंगे तो टोटल कितना है 91 है, यानी उसे 91 देय ऋण चुकाना था, ये उसने चुकाया, ये उसने बचा लिया। 91 किसके बराबर है 19,656 के बराबर है, और हमें 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो अब 19,656 में मैं 91 का भाग दे दूंगा और गुणा किससे कर दूंगा 25 से, क्योंकि किस्त मैंने कितना यूनिट माना है 25 यूनिट माना है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो इसको अगर देखते हैं 91 की मल्टीपल 2 पर कटेगा, 91 दूना 182, तो वैल्यू कितनी बच गई 14। 91 1 91 तो 9, और ये कितना बच गया 54। यहाँ से 6 निमा 54, 6 1 6 किस पर कट गया 6 पर। तो 216 की गुणा करनी है 25 से। यहाँ भी देखो 216 और 25 की गुणा करके ही 5400 आया था, तो इधर भी 216 और 25 की गुणा करके क्या आएगा 5400 आएगा। तो दोनों तरीके हमने क्वेश्चन के समझे हैं कि देय ऋण दे रखा है तो क्या कंसेप्ट रहेगा, मूल्य दे रखा है तो क्या कंसेप्ट रहेगा। अब इस पर 3 से 4 क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ताकि हर एंगल की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है कि 10,850 रुपये के देय ऋण का 12 से 1/2% वार्षिक दर से 3 बराबर किस्तों में भुगतान करना है, किस्त बताइए। यानी इस बार हमें दर दे रखी है 3 बराबर किस्त,
और देय ऋण दे रखा है। तो देय ऋण के केस में 12.5% की फ्रैक्शन है 1/8। 3 वर्ष है तो मैं किस्त कितने यूनिट मान लूँगा, 64 यूनिट मान लूँगा। यानी अगर 3 वर्ष है तो इसकी पावर 2 मान लेंगे, यानी पहले वर्ष भी 64 यूनिट चुकाया है, दूसरे वर्ष भी 64 यूनिट और तीसरे वर्ष भी 64 यूनिट। टोटल जो चुका दिया गया वो 192 यूनिट उसने चुका दिया। पर इसमें 1/8 यानी यहाँ भी 8 बचा लिया, 1/8 यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 बचा लिया, और इसका 1/8 1 उसने बचा लिया, यानी 8 तिया 24 और 1 25 यूनिट उसने बचा लिया। पे किया है 192, बचा लिया 25, तो टोटल देय ऋण था कितना, 7,217, यानी 217 टोटल देय ऋण था, जो किसके बराबर है 10,850 के बराबर है 217, और यूनिट हमने कितना माना है 64। 64 की इसके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर है। अब इसे सोल्व करना है तो 21 का टेबल अलग पड़ी है, 7 का टेबल अलग, तो 21 5 105 होता है, 3 बचेगा और 7 5 35, यानी 5 पर कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 50। इसकी गुणा कर देंगे तो 0 5 चौका 20, 2 5 छिक्का 30 और 2 32। किस्त हमारे पास कितनी आ गई, 3200 रुपये आ गई। कब, जब हमें देय ऋण दे रखा होगा। तो ये तरीका देय ऋण से किस्त निकालने का है, और अगर राशि दे रखी होती, मूल्य दे रखा होता, तो दूसरा तरीका जहां हमने यूनिट बराबर करना होता वो तरीका लगेगा। क्लियर है। और देखते हैं इस पर एग्जांपल। तो अगला क्वेश्चन है कि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष की वार्षिक जो किस्त है वो 2750 रुपये है, तो देय ऋण बताइए। यानी इस बार हमने देय ऋण देकर किस्त पूछा था, इस बार किस्त देकर देय ऋण पूछा है। तो 2 अप्रोच लगाएंगे। क्वेश्चन का तरीका सेम ही है, बस हम यूनिट मान सकते हैं या यूनिट मानने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। देखते हैं कैसे। जैसे अब तक हमने क्वेश्चन किया कि 20% फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5। 3 वर्ष है तो मैं जो किस्त मान लूँगा वो पावर 2 करके मान लूँगा, यानी कितना मान लूँगा 25 यूनिट मान लूँगा। यानी पहले वर्ष भी मैंने 25 यूनिट चुकाया, दूसरे वर्ष भी 25 यूनिट चुकाया और तीसरे वर्ष भी 25 यूनिट चुकाया। तो यहाँ से जो बचाया गया वो 5, यहाँ भी 5 और इसका भी 5, और फिर इसका 5 का क्या 1। तो 75 यूनिट मैंने चुका दिया, 15 और 1 16 यूनिट मैंने बचा लिया। टोटल कितना चुकाना था 91। क्लियर है। इस तरीके से लिखकर भी इसको किया जा सकता है। किस्त कितनी है 25 यूनिट और देय कितना रखा है 2750। किसकी वैल्यू है 25 यूनिट की और देय ऋण पूछा गया है, तो 91 की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो इससे सॉल्व कर देंगे। ये किस पर कट जाएगा 11, 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 11 1 11 11 99 और 1 100, यानी 10,010 रुपये क्या है देय ऋण है। क्लियर। यानी है तरीका सेम ही। पहले देय ऋण दे रखा था, किस्त पूछी थी, तो इसका भाग दे दिया और इस यूनिट की गुणा कर दी। इस बार ये वैल्यू दे रखी थी तो किस्त के यूनिट का भाग दे दिया और देय ऋण की क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया। अब बात ये थी कि यूनिट ना मानते तो तब भी किया जा सकता था। देखिए 10,010 रुपये आंसर आया। मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि किस्त मैंने चुकाई है 2750, तो पहले वर्ष भी 2750, दूसरे वर्ष भी 2750, तीसरे वर्ष भी 2750। ये तो मैंने चुकाए हैं। देय ऋण होता क्या है, चुकाया गया और बचाया गया। तो 20% मैंने बचा लिया। तो आप ही बताओ 2750 का 20% कितना होगा, तो 275 है, 550 रुपये हो जाएगा इनका दुगना। तो 550 यहाँ बचा लिया, 550 इसका यहाँ बचा लिया और 550 इसका यहाँ बचा लिया। और फिर बताओ 20% 550 का कितना होगा 110। 110 उसने यहाँ बचा लिया। ये चुकाई गई राशि है, ये बचाई गई राशि है। कंप्लीट क्या होता है देय ऋण, यानी इन सबको जोड़ना है। 27 तिया 81 और 150 8250 ये आ गया, 15 और 150 1650 ये आ गया और 110 ये आ गया। ये वैल्यू भी 10,010 रुपये ही होगी। काउंट कर लेते हैं 0 10 और 1 11 1 8 9 और 1 10 9 और 1 10। तो ये वैल्यू आ गई। यानी यूनिट अगर आपके दिमाग में है, क्योंकि उससे क्या होगा 1 से दोनों एंगल हो जाएंगे। ये वैल्यू
दे रखी है तो इसका भाग और इसकी गुणा कर देंगे तब भी आंसर वही आएगा। अदरवाइज़ अगर मैंने बेसिक से कंसेप्ट समझा हुआ है तो मुझे पता है कि चुकाया गया और बचाया गया ही तो देय ऋण होता है, तो उस तरीके से भी निकाला जा सकता है। अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन हम और करेंगे क्योंकि अभी हमने देय ऋण के बेस के क्वेश्चन किया। हमें वस्तु का मूल्य देकर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको हम और समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 9 से 1/11% की दर से 34,560 रुपये की 3 बराबर वार्षिक किस्त में उसका भुगतान किया गया है, तो वस्तु का मूल्य बताइए, यह राशि बताइए। यानी इस बार हमें वस्तु का मूल्य पूछा गया है, राशि पूछी गई है। तो यहाँ से 9 से 1/11 फ्रैक्शन कितनी है, 1/11। यानी राशि अगर 11 है तो किस्त कितनी चुकानी पड़ेगी, 12। 3 वर्ष का केस है ये, 1 वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए 121 और 144, और तीसरे वर्ष के लिए 11 का क्यूब 13, 31 और 12 का क्यूब 17, 28 ये होगा। इस तरीके से हमने यूनिट लिख लेना है। किस्त क्या होती है, बराबर। तो बराबर करने के लिए हमें पता है ये 1/12, ये 2/12, ये 3/12, तो 3/12 बराबर करने हैं तो 1/12 की गुणा हो जाएगी और यहाँ 2/12 की गुणा हो जाएगी। ये यूनिट क्या हो गया, बराबर हो गया। पर इधर भी हमने यूनिट बराबर करना है। 121 की गुणा 12 से करनी पड़ेगी और 111 की गुणा 144 से करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा यूनिट क्या होगा, बराबर। तो अगर मल्टीप्लाई इसकी करते हैं तो ये मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 4, 8, 5 और 1। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 1, 12, 12 दूना 24 और 1, 25, 2, 12 और 2, 14 ये आ जाएगा। और इधर तो है ही कितना, 13, 31। ये टोटल हमारे पास क्या है, राशि है, मूलधन है। इसको जोड़ लेंगे तो 4, 2, 6 और 1, 7, 8 और 8, 16, 1 आ जाएगा, 5, 4, 9 और 3, 12 और 1, 13, 1 आ जाएगा, 3 और 1, 4। यानी 43, 67 टोटल यूनिट आ गया किसका, मूलधन का। और किस्त का यूनिट कितना है, 17, 28। और किस्त है कितनी हमारे पास, 34,560, जो किसके बराबर है, 17, 28 इसके बराबर है क्योंकि किस्त दे रखी है। राशि पूछी है यानी 43, 67 हमें पूछा गया है। देखने से पता लग रहा है 17 दूना 34, 28 दूना 56, 2 पर कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, 20। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 7 दूनी 14, 6 दूना 12 और 1, 13, 3 दूना 6 और 1, 7 और 4 दूनी 8। यानी राशि वस्तु की कीमत थी वो कितनी थी, 87,340 रुपये। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हमें राशि दे रखी होती, सपोज हमें ये राशि दे रखी होती तो हम इस यूनिट का भाग दे देते और 1728 की गुणा कर देते। हमें किस्त दे रखी है तो हम इस यूनिट का भाग दे देंगे और राशि पूछी गई है उस यूनिट की गुणा कर देंगे। इतना बेसिक चीज़ तो आप समझ ही पाए होंगे कि जो वैल्यू दे रखी है उस यूनिट का डिवाइड कर देंगे और जो पूछा गया है उसकी क्या कर देंगे, गुणा। तरीका सेम ही है, आपसे राशि पूछ सकता है किस्त देकर या किस्त पूछ सकता है राशि देकर। बस 2 यूनिट आने हैं, दोनों में से जो दे रखा है उसका भाग, जो पूछा गया उसकी गुणा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि विजय माल्या ने 52,728 रुपये की 3 बराबर त्रैमासिक किस्त में कोई राशि का भुगतान किया। यदि दर 16% है तो उधार ली गई राशि बताइए। यानी इस बार जो किस्त है वो कितनी है, 52,728 रुपये है, जिसका जो भुगतान किया गया है वो त्रैमासिक यानी 3 किस्तों में किया गया, 3 महीने के बाद। जो दर होती है जो 16%, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, क्या है, वार्षिक है। पर जो इस बार भुगतान किया गया है वो 3 महीने में किया गया है। इसका मतलब जो दर हमें चाहिए वो क्या चाहिए, 3 महीने की चाहिए। तो 3 महीने एक वर्ष का क्या होता है, चौथा हिस्सा होता है, तो दर भी 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4%। यानी 3 महीने की दर कितनी हो गई, 4%। क्योंकि 16% एक वर्ष की है तो 6 महीने की कितनी हो गई, 8%। और 3 महीने की कितनी हो गई, 4% की फ्रैक्शन है हमारे पास 1/25। यानी मूलधन अगर 25 है तो मिश्र धन या किस्त का यूनिट कितना हो जाएगा, 26। कब, 1 वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष हुए तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया, 625। और 26 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 676। उसके बाद अगर 3 वर्ष हो गए तो 25 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15,625।
और 26 का क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17,576 होता है। अगर आपको 26 का क्यूब याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 676, ये 2 बार 26 है और 1 बार 26 की गुणा कर दो, क्योंकि उनकी जो गुणा होती है 17,576 होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये याद ना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, इससे भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। जैसे अब हमें पता है इसको क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या, इसको भी 26 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको 676 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी ये तीनों यूनिट क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि किस्त क्या होती है, बराबर। 3 बार त्रैमासिक बराबर किस्तों का भुगतान किया गया है। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 676 से और यहाँ मल्टीप्लाई होगी 26 से। अब इसको अगर टोटल मल्टीप्लाई करते तो 25, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि इसको जोड़ करना आसान हो, या इस तरीके से शायद ये कट ना जाए इस वीडियो में। 25 छिका 150, 15 आएगा, 25 7 175 और 190, 19 वैल्यू आ जाएगी। 25 छिका 150 और 169, ये आ जाएगी मल्टीप्लाई। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 5 130, 13 हासिल आ जाएगा। 26 दूना 52 और ये 65, 6 हासिल आ जाएगा। और 26 छिका जो वैल्यू हो जाएगी वो 156 और 6 162। और यहाँ वैल्यू है ये हमारे पास 15,625। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें लेंथी ज़रूर है, मल्टीप्लाई आपसे ज़्यादा करवाएगा। हो सकता है इतनी वैल्यू तो आपको कम से कम कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगी अगर अच्छा क्वेश्चन वो देगा तो। टोटल यूनिट अगर देखें तो 5 7 15 और 2 17, 1 11 12 और 6 18, 1 3 और 1 4। टोटल मेरे पास आ गया 48,775। और किस्त का जो यूनिट है वो ये है। ये भी ले सकता हूँ मैं, ये भी ले सकता हूँ, जैसे आपको ठीक लगता है उस तरीके से। तो 52,728 वो कितने यूनिट के बराबर है, 17,576 के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये याद नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आप ऐसे भी लिख सकते थे। और हमें उधार ली गई राशि पूछी है जो कितने के बराबर है, 48,775 के। सॉल्व करना है तो ये अलग अलग टेबल पढ़ सकते हैं। 17 तिया 51, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 6 तिया 18, 3 पर कटेगा। बड़ी इजीली हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तरीका ये डिवाइड करने का मैं समझा चुका हूँ डिटेल से इसी चैनल पे। अगर कोई बच्चा नया है तो वो इसी चैनल पर जाकर डिवाइड करने का रूल समझ सकता है। इजीली आप बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकते हो। 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 7 तिया 21 और 2 23, 8 तिया 24 और 2 26, 12 और 2 14, यानी 1,46,325 रुपये उसने क्या लिए थे, उधार लिए थे। तो क्लियर है, ये किस्त के क्वेश्चन है जहां आपको यूनिट बेस पर चलना है। जो यूनिट दे रखा है उसका भाग कर देना है, जो पूछा जाए उसकी गुणा कर देनी है। होप आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। तो यहाँ हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ये ख़त्म होता है। इसकी मैं एक वीडियो अभी और बनाऊंगा जिसमें इसका 2 क्वेश्चन से आपका कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओ, क्योंकि टॉपिक लेंथी नहीं है, आसान है, इजी है, बस इसमें कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। तो नेक्स्ट एक वीडियो इसमें और बनाएंगे ताकि आप इसका रिवीजन कर पाओ। तब तक के लिए नमस्कार। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसके साथ जोड़िए। धन्यवाद।